भरत को महसूस हुआ कि सिर दर्द असह्य होता जा रहा है। मेज का दराज खोला, एक पैरासीटामोल की गोली निकाली और पानी के बिना ही निगल ली। किंतु क्या इस समाचार की कड़वाहट को भी उसी आसानी से निगल पाएगा? वह जब से लंदन से वापस आया है, एक विचित्र सी भावना से ग्रस्त है। उसे वहीं यह समाचार मिला था। रमा ने फोन पर ही बता दिया था, मैं माँ बनने वाली हूँ। और तब से अब तक भरत एक निरंतर सोच में डूबा हुआ है। क्या रमा का माँ बनना सही है? उसके पति की क्या प्रतिक्रिया रही होगी जब उसे यह समाचार मिला होगा? रमा तो बहुत प्रसन्न लग रही थी, फिर वो भी सोच सोच कर क्यों परेशान हो रहा है? दुनिया में सबके बच्चे होते ही हैं। फिर अगर रमा गर्भवती हो गई तो ऐसी कौन सी नई बात हो गई? स्मिता कॉफ़ी बना लाई थी। 8 साल हो गए उनकी शादी को, जैसे कल की ही तो बात है। अब तो दो दो बेटे हैं घर में, मिंकू और चिंकू। दोनों की शक्ल हूबहू अपने पापा से मिलती है। वही नीली आंखें, गोरा रंग, तीखी नाक। उनकी शरारतों से तंग आ जाती है स्मिता। बहुत प्यार से स्मिता ने कॉफ़ी का प्याला आगे बढ़ाया। न जाने क्यों भरत को महसूस हुआ जैसे वो स्मिता से आंखें चुरा रहा है। कॉफ़ी पीकर भी उसे कुछ ठीक सा महसूस नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पत्नी को समाचार दे या नहीं। एक न एक दिन तो उसे मालूम हो ही जाएगा। और फिर यदि रमा ने ही चिट्ठी में लिख दिया तो स्मिता को क्या जवाब देगा? स्मिता ने पूछ ही लिया, अब की लंदन में रमा और इंदर से मिले? हाँ, भरत की सोच टूटी। एक अच्छी खबर है, रमा माँ बनने वाली है। क्या? पर रमा तो कुछ और ही बता रही थी अपने पति के बारे में। जब अपने यहाँ हकीम लोग शर्तिया कमजोरी का इलाज कर देते हैं तो लंदन में तो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर मौजूद हैं। कहने को तो कह गया, किंतु उसे लगा जैसे स्मिता का वाक्य उसी की ओर लक्ष्य करके कहा गया था। वो एक चोर की भांति महसूस कर रहा था। उससे पूछाते अगर बच्चे के लिए इंडिया से कुछ मंगवाना चाहे। पूछा था, बोले कुछ मंगवाना होगा तो स्मिता को फ़ोन करके बता दूंगी। वो कुछ नहीं जानना चाहती, बस उससे शादी करना चाहती है। उसे पता ही नहीं चला माँ कब उसके पास आकर बैठ गई। माँ मुस्कुराने लगी तो उसकी आंखों ने माँ पर प्रश्न उछाल दिया। वो तो काफ़ी खुश लग रही थी, पर इंदर कहीं बाहर दौरे पर गया हुआ था, शायद ऑस्ट्रिया। उससे मुलाकात नहीं हो पाई। चलो अच्छा है, बेचारी का जीवन सेटल हो जाएगा। उसके जीवन में क्या भटकन थी। भरत एक बार फिर सोच में पड़ गया। स्मिता से उसका विवाह प्रेम विवाह ही कहलाएगा। दोनों स्कूल के दिनों से ही इकट्ठे पढ़ते थे। स्मिता उससे 2 ही क्लास पीछे थी। शादी से पहले ही दोनों एक दूसरे को 15 वर्षों से अच्छी तरह जानते थे। इतनी प्यार करने वाली पत्नी से वो कैसे इतनी बड़ी बात छुपाया जा रहा है? स्मिता ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इस बीच कई बार उसके कदम बहके, किंतु स्मिता बच्चों और घर का ख्याल ही उसे भटकने से बचा लेता था। कॉलेज के दिनों से ही भरत लड़कियों में बहुत लोकप्रिय था। हर लड़की उसके गोरे रंग और नीली आंखों की दीवानी थी। उस पर उसकी गहरी और रोबीली आवाज़। सब लोग सोचते थे कि भरत को फिल्मी हीरो होना चाहिए, किंतु भरत को एक्टिंग से कभी कोई भी लगाव नहीं रहा। विदेश जाने का शौक भरत को बचपन से ही था। दादाजी 70 के रहे होंगे जब वे चाचा से मिलने अमेरिका गए थे। वापस आकर बोले थे, भरत बेटा, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर अमेरिका नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। वहाँ की जिंदगी को शब्दों में नहीं बता सकते। स्वर्ग है स्वर्ग। बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर था भरत, किंतु काम में मन नहीं लगता था। कभी भी नौकरी को गंभीरता से नहीं लिया। बैंक अफसर को वो सदा ही ग्लोरीफाइड क्लर्क कहा करता था। मन में कहीं कोई भटकाव था। एयरलाइन की नौकरी मिलने पर उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। स्मिता ने तब भी कहा था, भरत,
इस नौकरी में ग्लैमर ज़रूर है पर स्टेटस नहीं। तुम सोचो, बैंक में तुम कहाँ से कहाँ जाओगे? इतनी छोटी उम्र में डायरेक्ट अफसर लगे हो, वहाँ तो फ्लाइट पर्सर से ही रिटायर हो जाओगे। अरे बेवकूफ़, सोच हमारा संसार कितना बड़ा हो जाएगा। आज अमेरिका तो कल यूरोप, जापान और रूस हमारी मुट्ठी में बंद। बैंक की नौकरी में तो तुम्हें कभी भी विदेश की सैर नहीं करवा पाऊंगा। एयरलाइन ज्वाइन करते ही शादी कर लेंगे। तुम्हें तो कोई शौक ही नहीं है, अभी से दादी बनी जा रही हो। एयरलाइन में फ़्लाइट पर्सर, शुरू शुरू में तो असिस्टेंट फ़्लाइट पर्सर ही बना था। ट्रेनिंग में बताया गया था कि विमान में टॉयलेट भी साफ़ करने होंगे। सारा ग्लैमर टॉयलेट की सीट के नीचे बह गया, पर विदेश जाने की खुशी ने जैसे सब कुछ भुला दिया था। स्मिता अपने पति की इस कमज़ोरी से पूरी तरह वाकिफ़ थी। विमान में भी वो महिला यात्रियों का ज़रा ज़्यादा ही ख्याल रखता था, परंतु सदा की भांति इस विषय पर भी वो कभी तकरार नहीं करती थी। वो जानती थी उसका पति एक डरपोक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, दूसरी लड़कियों में रुचि तो ले सकता है पर अपना घर तोड़ने की हिम्मत नहीं रखता। समझ तो कभी भरत भी नहीं पाया कि रमा से उसकी मुलाकात घनिष्ठता में कैसे बदल गई। इतने बड़े विमान में वो रमा की ओर ही क्यों आकर्षित हुआ? क्या इसलिए कि रमा बहुत सुंदर है, या इसलिए कि रमा ने उसे लिफ्ट दी थी? क्या कोई भी लड़की उसे लिफ्ट देती तो क्या वो उसकी रॉ में बह जाता? यदि इंदर उस फ्लाइट में रमा के साथ होता तो क्या उसकी बातचीत भी शुरू हो पाती? क्या जो हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ? भरत के दिमाग की नसें जैसे फट ही जाना चाहती थी। फिर से एक सवाल कौन था? क्या वो पछता रहा है? क्या वो स्वयं को अपराधी महसूस कर रहा है? रमा ने फ्लाइट पर ही उसे अपने घर का फ़ोन नंबर भी बताया था, उसे घर आने के लिए भी कहा था। हम लोग लंदन में भी पंजाब में रहते हैं, साउथ हॉल में। आ जाइएगा तो मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग भी खिला दूंगी। रमा को प्रभावित करने के लिए उसने इंदर का बहाना बनाकर एक बोतल शैंपेन भी उसे भेंट में दी थी। रमा को भी शैंपेन अच्छी लगती थी, वो और कोई मादक पेय तो लेती नहीं है। फ्लाइट पर भी उसने कहा था, तुम्हारे मिलने की खुशी में एक ग्लास ले रही हूँ। आम तौर पर किसी खुशी के मौके पर ही एक आध ग्लास ले लेती हूँ। रमा के व्यक्तित्व का खुलापन उसे अच्छा लगा था, पर उसकी आंखों की भाषा को भरत समझ नहीं पाया था। एक विचित्र सी भावना, वो उनकी तह तक नहीं पहुंच पा रहा था। क्या रमा उसे केवल खाने पर ही बुला रही है या कुछ और भी? होटल के अकेले कमरे में भी वो रमा को लेकर कुछ ना कुछ सोचता रहता। आखिर रमा चाहती क्या है? आखिर वो स्वयं क्या चाहता है? पहुंच गया था रमा के घर। उसके होटल से बस नंबर 105 रमा के घर के करीब ही उतारती है। रास्ते में बूट से उसने रमा के लिए एक शीशी नीना रीरी परफ्यूम ले ली थी। रमा ने कहा भी था कि उसे यह परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है। इंदर घर पर ही था। उसने अपने लिए बियर डाल ली थी एक ग्लास में। ताज्जुब तो उसे तब हुआ जब भरत ने कहा कि वो शराब नहीं पीता। अरे, अब तुम एयरलाइन वाले ही पीना छोड़ दोगे तो दुनिया का क्या बनेगा? भाईजान, छोड़ता तो तब जब कभी पकड़ा गया होता। मैंने तो कभी पकड़ा ही नहीं। यह कहकर भरत ने रमा की ओर देखा। रमा ने एक बार फिर विचित्र सी नज़रों से भरत की ओर ताका। रात में देर तक तीनों बातें करते रहे। घर में और कोई था ही नहीं। यद्यपि इंदर और रमा के विवाह को 6 वर्ष हो चुके थे, पर कोई बच्चा नहीं था। भारत भी सबसे बहुत जल्दी घुल मिल जाता है और मुंहफट भी हो जाता है। अरे अरे भाई, तुम लोग ये फैमिली प्लानिंग हिंदुस्तान में तो समझ में आती है, पर तुम दोनों ने यहाँ विलायत में क्यों ब्रेक लगा रखी है? हमें देखो, शादी का बस 5 साल ही हुए हैं और अभी से 2-2 बेटों के बाप बने हुए हैं। वातावरण भरत की आशा के विपरीत एकाएक बोझिल हो उठा।
इंदर कुछ समय के लिए विचलित सा हो गया, पर शीघ्र ही सहज भी हो गया। रमा ने भरत की ओर देखा था, उन आंखों में नमी थी। दोनों रात को भरत को छोड़ने आए थे। बहुत सुंदर सी फोर्ड गाड़ी थी इंदर के पास। भरत को भी अपनी 62 मॉडल फिएट कार याद आने लगी। सवेरे धक्का मारने पर ही स्टार्ट होती है। उसके जीवन में भी काफ़ी धक्के और हिचकोले लिखे थे। भरत दोनों को अपने होटल के कमरे में ले गया। बहाना कॉफ़ी पिलाने का। मन ही मन उन्हें बताना भी चाहता था कि लंदन में भी वो 5 सितारा होटल में ठहरता है। चलते हुए रमा ने स्मिता के लिए एक साड़ी और बच्चों के लिए खिलौने भरत को दिए। भरत कहता रह गया, अरे रमा जी, आप तो हिंदुस्तानी कस्टम्स वालों को जानती हैं ना। अरे वे लोग हमें यूनिफॉर्म में कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं देते। उत्तर में रमा ने इतना ही कहा था, क्या मेरी खातिर आप इतना भी नहीं कर सकते? चुपचाप भरत ने वो पैकेट अपने सूटकेस में रख लिए। काफ़ी देर तक रमा की आंखें भरत को याद आती रहीं। उन आंखों में था क्या? भरत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया था, किंतु उनमें कुछ ऐसा था जो भरत को बेचैन किए जा रहा था। स्मिता ने वे उपहार बहुत सहज तरीके से लिए थे। रमा और इंदर के बारे में पूछती रही, सुनती रही, फिर बोली, अगली बार जाओगे तो उनके लिए भी कुछ ले जाना। ऐसे दूसरों का एहसान चढ़ता है। क्या यही एहसान की भावना थी जिसके कारण भरत इस चक्रव्यूह में फंस गया था? या सचमुच उसे रमा अच्छी लगने लगी थी? कई बार उसे लगता जैसे इंदर की उपस्थिति उसे खलने लगी थी। वो चाहने लगा था कि रमा उसे अकेली आकर होटल में ही मिले। रमा की आंखें देखकर भरत को लगता शायद वो भी यही चाहती है। वो रमा के मन की था नहीं पा रहा था। कुछ दिनों पश्चात रमा भारत आई थी अपने भाई की शादी में शरीक होने। स्मिता के लिए तो जैसे उपहारों का अंबार सा ही लगा दिया था उसने। कपड़े, मेकअप का सामान, बच्चों के कपड़े और एक माइक्रोवेव ओवन। स्मिता तो घबरा सी गई थी। उसने भरत को कहा भी, इतना सामान कैसे रख लूं मैं? हम तो इतना कर भी नहीं सकते। रमा ने सुन ली स्मिता की बात। स्मिता, मुझे पराया ना समझो। तुम लोगों का साथ मुझे बहुत भाता है। फिर मैं कौन सा तुम पर एहसान कर रही हूँ? तुम्हारी दोस्ती और प्यार जो मुझे तुमसे मिलता है वो इन चीज़ों से कहीं बढ़कर है। रमा के एहसान बढ़ते रहे और भरत पर एक बोझ। उस बार भरत ने लंदन में रमा को फ़ोन किया तो रमा ने उसे घर आने को नहीं कहा। वो स्वयं ही उससे मिलने होटल आने का आग्रह करने लगी। भरत मन ही मन खुश भी था और थोड़ा हैरान भी। फिर उसने कंधे उचकाए, शीशे में अपने आप को देखा और मुस्कुरा दिया। टूथपेस्ट से दांत साफ किए और शरीर पर कोलोन का छिड़काव किया। रह रह कर उसे रमा की आंखें याद आ रही थी। क्या उसने रमा की आंखों की भाषा को ठीक से पढ़ा था? क्या रमा भी वही चाहती है जो वो चाहता है? क्या आज की शाम रंगीनियों की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएगी? और शैंपेन की बोतल फ्रिज में ठंडी होने के लिए रख दी थी। प्रतीक्षा की घड़ियां बहुत कठिन होती हैं और फिर ऐसे वातावरण में तो घड़ियां कटनी और भी मुश्किल हो जाती हैं। भरत ने एक पत्रिका उठा ली। पन्ने उल्टे पलटे किंतु एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा था। फिर पन्ने उल्टे पलटे, कंघी से अपने बाल एक बार फिर ठीक किए, बिस्तर को एक बार फिर सलीके से ठीक कर दिया। सोच रहा था रमा कहाँ बैठेगी, उससे बात कैसे शुरू करूँगा। झुंझलाहट हुई, नाहक ही इतना परेशान हो रहा हूँ। क्या आज पहली बार उससे मिलने जा रहा हूँ? लेकिन नहीं, आज इतने वर्षों में पहली बार दोनों अकेले मिलने जा रहे थे। लगा जैसे गला सूखता जा रहा है। उठकर पानी पिया, टीवी चला दिया। कपाट पर दस्तक हुई। कांपते से हाथों से भरत ने दरवाज़ा खोला। सामने रमा खड़ी थी अकेली, एकदम दुल्हन सी सजी हुई। लगता था जैसे आज वो भरत का ईमान डगमगाने का पूरा सामान करके आई थी। भरत को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उसके सामने वही रमा खड़ी है जिसे वो पहले कई बार मिल चुका है। बौखला सा गया था वो।
और एकटक रमा को देखता रहा। रमा मुस्कुराई, अंदर नहीं बुलाओगे? भरत जैसे निद्रा से जागा। रमा को अंदर बिठाया, अपने आप को संयत करने की कोशिश करने लगा। उसका आत्मविश्वास बुरी तरह डगमगा गया था। थोड़ी देर दोनों चुप बैठे रहे। अंततः रमा ने ही चुप्पी तोड़ी। हैरान तो हो गए कि अचानक तुम्हारे होटल में अकेली क्यों चली आई? अरे इतने चुप क्यों बैठे हैं? भरत अब भी खामोश था। एकाएक बोल उठा, इंदर नहीं आया? कहीं बाहर गया है क्या? हाँ, ऑस्ट्रिया गए हैं। अरे आप तो यहाँ तो 3 दिन रुकने वाले हैं ना? तुम्हें ठीक है, आपकी ज़रूरत नहीं है मेरे सवाल का। हाँ, 3 दिन ही रुकने वाला हूँ। अब तक भरत का आत्मविश्वास लौट आया था। वो रमा के काफ़ी करीब आकर बैठ गया। रमा का मुंह ऊपर की ओर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। रमा ने भी मना नहीं किया। दोनों की आंखों में लाल डोरे तैरने लगे थे। भरत ने अपने ओठ रमा के ओठों पर झुका दिए। रमा तड़प कर पीछे को हट गई। भरत, मैं इसी विषय में तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैंने हमेशा ही तुम्हारी आंखों में एक विशेष भावना अपने बारे में महसूस की है। ये भी जानती हूँ कि इस समय तुम्हें रमा की नहीं, उसके शरीर की ज़रूरत है। ये भी जानती हूँ कि यह स्मिता के प्रति अन्याय होगा अगर मैं अपने और तुम्हारे संबंधों का किसी 5 स्टार होटल की एक रंगीन रात बनाकर बदनाम नहीं होने दूंगी। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मगर मैं जानती हूँ कि तुम मेरे नहीं हो सकते। मैं तुम पर हक भी तो नहीं जता सकती। तुम स्मिता के हो और अपने बच्चों के हो। अपने कारण मैं तुम्हारे परिवार को टूटने नहीं दूंगी। मगर साथ ही ये भी सच है कि इंदर के साथ रहते हुए भी मैं बहुत अकेली हूँ। मगर मगर और रमा की रुलाई फूट पड़ी। भरत ने आगे बढ़कर रमा को अपनी छाती से सटा लिया। वो संभवतः अब भी रमा के शरीर की गर्मी में अधिक रुचि ले रहा था। रो नहीं रमा, मुझे बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें? इंदर से क्या कष्ट है तुम्हें? तुम्हारे जीवन में किस बात की कमी है? कमी है भरत, एक बहुत बड़ी कमी है, एक अजीब सा खालीपन। इंदर मुझे जीवन के सभी सुख दे सकते हैं, मगर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सुख नहीं दे सकते। वो मुझे संतान का सुख नहीं दे सकते हैं। वो मुझे माँ नहीं बना सकते। पहली बार भरत को रमा से सहानुभूति हुई। फिर भी उसने पूछ ही लिया, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया? उसे अपने स्वर का खोखलापन महसूस हो रहा था। कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, यहाँ लंदन में, जर्मनी में, इंडिया में, मगर कुछ नहीं हो सका। भरत, मेरी एक बात मानोगे? भरत थोड़ा सतर्क हुआ। बोलो, मानोगे? अरे भाई बोलो तो सही, पता तो चले कि मानना क्या है। भरत, मैंने तुमसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा ना। भरत, मुझे एक चीज़ दे दो, एक ही चीज़। मुझे एक बच्चा दे दो, अपना बच्चा, अपनी निशानी। मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार देकर पालूंगी। भरत अवाक रह गया था। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। स्मिता, मिंकू और चिंकू उसके दिमाग को मतने लगे थे। फिर रमा बोल पड़ी, एक बात याद रखना भरत, इसके बाद मुझे अपनी रखैल नहीं समझने लगना, ना ही मुझे दोबारा होटल के कमरे में अकेले आने के लिए कहना। तुम चाहो भी तो इसे नहीं पाओगे। हमारे शरीर मिलेंगे तो केवल इसलिए कि मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। इसके बाद अपने संबंधों की प्रतिष्ठा बनाए रखना। और हाँ, यह सब यहाँ इस होटल में नहीं होगा, यह होगा मेरे घर में। मैं इसे एक पाप की तरह नहीं करना चाहती। मैं अपने बच्चे के सामने अपराधी महसूस नहीं करना चाहती। और मेरे घर में भी इंदर के बिस्तर पर नहीं, एक अलग कमरे में, एक अलग सजावट के साथ, एक विशेष काम। बोलो, तुम्हें मंजूर है? रमा ने भरत का हाथ पकड़ा और अपनी कार की ओर चल दी। भरत अभी तक तय नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करने जा रहा है। सही गलत की भंवर में फंसा हुआ था। वो भंवर गहरा हुआ जा रहा था। वो भंवर में डूबता जा रहा था। उसमें से बाहर निकल जाना अब संभव नहीं था। स्मिता ने भरत के कंधे पर हाथ रखा तो भरत भी सोच से बाहर निकला। मिंकू और चिंकू सो चुके थे। स्मिता
नाइटी पहनकर सोने की तैयारी कर रही थी। उसने बहुत प्यार भरी नज़रों से भरत को देखा। भरत के अंदर तक सिहरन की एक लहर दौड़ गई। दिमाग में एक विस्फोट हुआ। अगर रमा के बच्चे की आंखें भी नीली हुई, अगर उसका चेहरा भी भरत से मिलता हुआ, तो क्या वो कभी भी स्मिता का सामना कर पाएगा? इस विस्फोट की तीव्रता को भरत सह नहीं पाया और आंखें बंद कर सोने का असफल प्रयास करने लगा। ये कहानी बस यहीं तक। यदि आपको इंग्लैंड से तेजेंद्र शर्मा की कहानी भंवर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।